नमस्कार दोस्तों, और के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के हिसाब से आज अपने यहाँ पे जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 66 नंबर। और यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं कि आने हमारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन जो 9,999 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रक्रम चला रखा है उसका पार्ट नंबर 66 होगा। मॉर्निंग सेशन के अंदर अपन ने थ्योरी क्लास भी चला रखी है, साथ ही साथ अपन ने यहाँ पे बीच बीच में बूस्टेड हो जो यहाँ पे करंट अफेयर से क्लासें भी अपन लगातार ले रहे हैं। तो आप अपनी यहाँ पे लगातार तैयारी को मजबूत करने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहे। सभी दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन देखते हैं आज अपना यहाँ पे 66 यहाँ पे रहेगी सीरीज। और उसका देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कोहलर ने विकसित किया है। यहाँ पे कोहलर ने क्या विकसित किया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कोहलर ने क्या विकसित किया था दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो SR बॉन्ड सिद्धांत है, इनसाइड सिद्धांत है, फील्ड सिद्धांत या कंडीशनिंग सिद्धांत है, कोहलर के द्वारा बताया गया है दोस्तों यहाँ पे। कोहलर ने दोस्तों यहाँ पे जो चिंपांजी है उस चिंपांजी के ऊपर है वो यहाँ पे क्या किया था, प्रयोग किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इनसाइड सिद्धांत ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे इनसाइड लर्निंग थ्योरी है वो यहाँ पे कोहलर के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे जो इनसाइड लर्निंग थ्योरी है, इनसाइड लर्निंग थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे अंतर्दृष्टि सिद्धांत विकसित किया था जिसने चिंपांजी पर यहाँ पे प्रयोग किए सिद्ध किया था। और समस्या समाधान है वो अचानक, यहाँ पे समस्या समाधान है वो अचानक अंतर्दृष्टि से होता है, न कि केवल यहाँ पे ट्रायल एंड एरर। यानी जो समस्या समाधान है कोई भी वो किससे होता है, वो अचानक अंतर्दृष्टि के द्वारा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक, यहाँ पे ध्यान रखना है, योगदान देता है। सबसे अधिक योगदान कौन देता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। परिवार वयस्क समूह है वो टेलीविजन, परिवार वयस्क समूह और अध्यापक, परिवार खेल कंप्यूटर, या फिर परिवार खेल या पर्यटन। बालकों के जो अधिगम एवं विकास की बात करें दोस्तों, यानी लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करें, उनके लिए है वो सबसे ज्यादा कौन सा समूह यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कि परिवार यानी फैमिली, पीयर ग्रुप एंड टीचर, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे फैमिली, पीयर ग्रुप एंड जो टीचर होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर रहता है। फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट भी दिया गया है कि यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कि जो बालकों के अधिगम और विकास में परिवार है, वयस्क समूह है यानी पीयर ग्रुप है, अध्यापक है, ये सबसे अधिक योगदान देते हैं, क्योंकि ये सीधे सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा दोस्तों कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, केम्स ने, थॉर्नडाइक ने, स्टेनले होल ने, या पावलोव ने। द प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन वाज गिवन बाय, अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। अब आप फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कि जो थॉर्नडाइक है उस थॉर्नडाइक ने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम प्रस्तुत किया था, जिसमें पुनरावृत्ति यानी SR संबंध को यहाँ पे मजबूत करने के बारे में बताया था। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पे अभ्यास के नियम से प्रतिपादित होकर यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 4 रहने वाला है वो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो मेटा को कोग्निशन यानी संज्ञान की जो प्रक्रिया है निम्न में से जिस पर आधारित है वो है कौन सी चीज है वो अपने को यहाँ पे बतानी है। संज्ञानात्मक की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे मेटाकोग्निशन की बात कर रहे हैं यानी संज्ञान की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, वो किस पर आधारित रहेगी, किसी के द्वारा अपने मानसिक शक्तियों के प्रति स्वज्ञान पर, बहुआयामी बुद्धि व मानवीय संज्ञान पर, सह अस्तित्व सामाजिक संज्ञान, गणितीय समस्याओं के बारे में, समाधान की सक्षमता पर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करती है, तो किसी के द्वारा अपने मानसिक शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान यानी सेल्फ यहाँ पे अवेयरनेस है उनके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट दिया गया कि मेटाकॉग्निशन है वो यहाँ पे स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पे यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग के बारे में, खुद के बारे में जागरूक रहने के और नियंत्रण करने के बारे में यहाँ पे सीधी रहती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों वैसे देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल दिवस अपन को 19 यहाँ पे 95 से अपन इसको कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको मान्यता है वो पहली बार गवर्नमेंट के द्वारा कब दी गई? तो 2012 के अंदर इसको यहाँ पे मान्यता दी गई थी। तो राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो यहाँ पे कब से अपन ऑथराइज तौर से कब मना रहे हैं? तो यहाँ पे 2012 इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो फैक्ट अपने को दोनों याद रखने हैं दोस्तों यहाँ पे। तो फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। फैक्ट दिया गया है कि भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये इस सरकारी रूप से यानी पहली बार है वो 2012 से इसे शुरू किया गया था। वैसे ये 1995 से अपन इसको मना रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट तौर से ऑथराइज यहाँ पे 2012 से इसको यहाँ पे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी देखे दोस्तों, यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन ही है, इजी रहेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो यहाँ पे 29 जुलाई, 28 सितंबर, 29 अगस्त, 5 सितंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद दोस्तों यहाँ पे ध्यानचंद जी की जो जयंती है, जन्म जयंती, उसके ऊपर यहाँ पे अपन यहाँ पे मनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पर जो 29 अगस्त को मनाते हैं वो राष्ट्रीय खेल दिवस है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर अपन मनाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि वातावरण संबंधित है, एनवायरमेंटल किससे रिलेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वातावरण किससे संबंधित रहेगा दोस्तों यहाँ पे? प्रशिक्षण से, प्रकृति से, वंशानुक्रम क्रिया से, या फिर क्रिया से? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताना है। तो देखिए दोस्तों वातावरण है वो किससे रिलेटेड रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। प्रकृति से संबंधित रहेगा। प्रकृति के अंदर है वो अनेक तत्व है जो यहाँ पे अपने सीखने की क्रिया है उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो प्रकृति में देखिए दोस्तों यहाँ पे तो वातावरण है वो एनवायरमेंट है वो प्रकृति नेचर से संबंधित है, और जो बाहरी प्रभावों को दर्शाता है सॉरी दोस्तों तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, बाहरी प्रभाव को क्या करता है? दर्शाता है। जबकि यहाँ पे हेरिडिटी वो आनुवंशिकता नेचर को यहाँ पे दर्शाता है। दोनों में अपने को यहाँ पे अंतर इफेक्ट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? यहाँ पे फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन। वो यहाँ पे कौन रहने वाले हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। कोलमैन ग्रिफिथ है, क्लार्क, सिंगर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार सभी दोस्त अपनी क्लास को शेयर भी कर दे और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। शेयर और लाइक में आपका मिलना छोड़े। लगातार आपकी तैयारी को और भी मजबूत और शानदार करने के लिए अपन क्लासें लगातार बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, समय के नजदीक बढ़ेंगे अपन, वैसे वैसे अपन यहाँ पे क्लासें और भी ज्यादा यहाँ पे लेंगे। चाहे दिन में 2 या 3 क्लास और लेने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। जो कोलमैन ग्रिफिथ है वो यहाँ पे स्पोर्ट्स फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोलमैन ग्रिफिथ है वो यहाँ पे खेल मनोविज्ञान का जनक, जो 1920 के दशक के में है वो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इसके द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के अंदर है वो इनकी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो भी स्थापित यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, भारत के ओलंपिक हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने जो ओलंपिक है ओलंपिक के अंदर यहाँ पे हॉकी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, आप स्पेशली हॉकी की बात करें उसमें कितने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों पहला हॉकी के अंदर भारत ने जो गोल्ड मेडल जीता वो 1928 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। उससे लगातार यहाँ पे 1956 तक लगातार ओलंपिक में मेडल जीता। फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्रॉन्ज, सिल्वर, और यहाँ पे लास्ट गोल्ड मेडल है हॉकी के अंदर यहाँ पे 1980 के अंदर 1980 मास्को ओलंपिक के अंदर जीता है। तो इस प्रकार है वो 1928 से लेकर 1980 तक टोटल यहाँ पे ओलंपिक के अंदर मेडल है वो यहाँ पे 8 गोल्ड मेडल हॉकी के अंदर यहाँ पे जीते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे तो भारत है ना, भारत ने कब कब जीते हैं? भारत ने ओलंपिक हॉकी में पुरुष के अंदर बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कुल 8 मेडल जीते हैं गोल्ड मेडल, उसमें 28 है, 32, 36, 48 और यहाँ पे 56, और लास्ट में है वो 64 और 80 है वो इसके अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं। तो यहाँ पे 56, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे, और साथ ही में दोस्तों 52, 56, और यहाँ पे टोटल है वो यहाँ पे 1980 तक है वो यहाँ पे 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे एक हेल्दी जो पर्सन है उसका यहाँ पे ब्लड प्रेशर पूछा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बीपी की बात कर रहे हैं अपन, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, और इसको मापने का यहाँ पे जो यंत्र इक्विपमेंट है वो स्पिग्मोमेनोमीटर है।
स्पिग्मोमेनोमीटर है वो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। और जो स्वस्थ हेल्थी व्यक्ति होता है उसका जो ब्लड प्रेशर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 120/80 mm Hg यहाँ पे रहेगा। यानी सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर है वो यहाँ पे 80 120/80 यहाँ पे mmHg यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप है वो कब जीता था। दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने 1 से 2 बार प्रश्नोत्तरी का डाल दिया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पे जो ओल्ड क्वेश्चन है उनको रिवाइज करने के लिए अपन यहाँ पे लगातार दो चार क्वेश्चन अपन यहाँ पे हर एमसीक्यू सीरीज के अंदर यहाँ पे डाल रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने है वो विश्व कप जीता था दोस्तों यहाँ पे 1983। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। पहली बार जीता था। ओडीआई की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, एक दिवसीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला क्रिकेट विश्व कप है वो 1983 कपिल देव की जो कैप्टन है उसके अंदर जीता था। उसके बाद में ओडीआई यहाँ पे वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे 2011 के अंदर यहाँ पे जीता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखे दोस्तों, संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड क्यों रहेगी अपने को, गुड हैबिट्स के लिए, मेंटल इफिशियंसी के लिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिजिकल एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि समुचित वृद्धि एवं विकास यानी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है अपने को यहाँ पे बैलेंस डाइट की रहेगी। और बैलेंस डाइट के अंदर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट यानी वसा है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सभी जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे एक पर्याप्त रेशियो के अंदर यहाँ पे डाइट के अंदर शामिल होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया कि संतुलित आहार समुचित वृद्धि और विकास यानी प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए है वो यहाँ पे क्या होते हैं, अति आवश्यक यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों यहाँ पे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, उसका संबंध है वो किस खेल से यहाँ पे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या वॉलीबॉल। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित यहाँ पे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। फैक्ट आप भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट है वो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, खेल संबंधित है, और ये विश्व का सबसे पुराना यहाँ पे बैडमिंटन टूर्नामेंट है। विश्व का ध्यान रखना, सबसे पुराना बैडमिंटन टूर्नामेंट अगर पूछा जाए तो वो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि एक प्रमापीकृत धावन पथ की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड रनिंग ट्रैक की बात कर रहे हैं अपन, वो यहाँ पे कितनी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। 444, 440, 400 या 460 मीटर। तो दोस्तों एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसकी स्ट्रेट है वो 84.39 मीटर यहाँ पे रहेगी। स्ट्रेट के अकॉर्डिंग देखे तो अपन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें 8 लेन यहाँ पे होती है, और प्रत्येक लेन की यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ पे 1.22 मीटर यहाँ पे रहेगी। इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 400 मीटर है, 400 मीटर ट्रैक होता है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक की श्रेणी के अंदर यहाँ पे आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो एक मानक धावन पथ की बात करें यानी एक स्टैंडर्ड रनिंग ट्रैक की बात करें तो वो यहाँ पे 400 मीटर रहता है, और इसकी स्ट्रेट है वो 84.39 मीटर यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। दोस्तों अब इसका जो नाम चेंज हो गया है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है उसकी बात कर रहे हैं अपन, लेकिन जिस टाइम में शुरू हुआ था वो यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी स्थापना 1991-92 के अंदर यहाँ पे की गई थी। एट प्रेजेंट के अंदर है वो इसके अंदर यहाँ पे 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो सर्वप्रथम है वो किसे दिया गया था, प्रथम की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे युवराज सिंह, कपिल देव, विश्वनाथन आनंद या फुले गोपीचंद। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। विश्वनाथन आनंद यानी चेस प्लेयर, शतरंज के खिलाड़ी थे, उसको यहाँ पे 1991-2 के अंदर यहाँ पे दिया गया था। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जो चेस शतरंज के खिलाड़ी थे उसने है वो यहाँ पे 1991 में है प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखा दोस्तों यहाँ पे कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे जो एंशिएंट ओलंपिक गेम की बात कर रहे हैं अपन, उनका यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर कौन सा रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1896 AD, 776 BC, 393 BC या 1776 BC।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष पूछ रहा है, उनको स्टार्ट प्राचीन ओलंपिक खेल की आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो 1896 के अंदर यहाँ पे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे 776 बीसी के अंदर है। वो यहाँ पे क्या हुए थे, प्राचीन ओलंपिक खेल है उनका यहाँ पे शुरुआत हुई थी। और इनके जो समापन वो 393 AD के अंदर यहाँ पे बीसी के अंदर यहाँ पे इनका समापन यहाँ पे हो गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राचीन ओलंपिक खेल है वो यहाँ पे 777 ईसा पूर्व है, ओलंपिया ग्रीस के अंदर इनकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 17 देखो दोस्तों। ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे 17 के अंदर की जो ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में प्रथम स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था। कौन सा खेल है जिसमें भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था, यहाँ पे वो बताना है। कुश्ती है यानी रेसलिंग, हॉकी, वेट लिफ्टिंग या बॉक्सिंग। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि भारत ने पहला गोल्ड मेडल है वो जीता कब था, तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर जीता था। और गेम कौन सा था, वो हॉकी भारत का गेम था, उसके अंदर जीता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, हॉकी के अंदर भारत ने पहला गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे कि भारत ने है वो ओलंपिक में जो अपना प्रथम स्वर्ण पदक है वो हॉकी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, वो बताना है। अभी जस्ट अपन ने देखा है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की एशियंट की बात करें, एशियंट ओलंपिक की गेम्स की बात करें तो वो कब शुरुआत हुई थी, 773 ईसा पूर्व यहाँ पे हुई थी। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की यहाँ पे शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा 1896 1896 के अंदर है। जो एथेंस ग्रीस के अंदर है उनमें यहाँ पे क्या हुआ था, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर यहाँ पे इनकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ। कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, कॉमनवेल्थ गेम है वो कब और कहाँ स्टार्ट हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। एशियाई खेलों की बात करें तो यहाँ पे 1951 के अंदर यहाँ पे एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी दिल्ली के अंदर। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत कब और कहाँ हुई, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 1930 में और हेमिल्टन कनाडा के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे हेमिल्टन कनाडा के अंदर है वो यहाँ पे राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट दिया गया है कि राष्ट्रमंडल खेल जो तब क्या थे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स थे, उस समय की बात कर रहे हैं अपन। शुरुआत वो 1930 हेमिल्टन कनाडा में हुई थी और भारत ने है वो यहाँ पे 1934 के दूसरे यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों पे कि सीटीएस एलटीएस फोर्टियस शब्दों की रचना किसके द्वारा यहाँ पे की गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सीटीएस एलटीएस फोर्टियस जिसे अपन फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर इनके नाम से भी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इनकी रचना किसके द्वारा यहाँ पे की गई है, जैक्स रोगे, पियर डे कुबर्टिन, फादर डिडॉन या फिर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, फादर हेनरी डिडॉन है उसके द्वारा है वो सीटीएस एलटीएस फोर्टियस शब्दों की यहाँ पे रचना की गई थी। अब जो यहाँ पे शब्द जोड़ दिया गया है लेटेस्ट वो यहाँ पे कम्युनिकेटर या टुगेदर है वो भी यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, तो फादर डिडोन के द्वारा है वो यहाँ पे सीटेसल्टिस 40 शब्दों की क्या की गई थी, रचना की गई थी, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर के नाम से जानते हैं। और जिसे है वो पियर डे कुबर्टिन ने यहाँ पे अपनाया था। तो यहाँ पे रचना है वो फादर हेनरी डिडोन के द्वारा और इनको यहाँ पे अपनाने का कार्य है वो कुबर्टिन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा कि एक विशिष्ट दोस्तों यहाँ पे एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, इसे मापने के लिए अपन कौन से परीक्षण का प्रयोग करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों दोबारा से समझना है क्वेश्चन को कि एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अपन किसी को अच्छे से यहाँ पे नॉलेज देने के पश्चात वो अधिगम किस स्तर तक यानी सीख की उसकी जो सीखने की प्रोसेस है वो किस स्तर तक पहुंच पाई है, ये मापने के लिए अपन कौन से परीक्षण को वो उपलब्धि वो करते हैं, मेजर करते हैं। उपलब्धि परीक्षण है, अभिवर्ती परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, परीक्षण एवं पुनः परीक्षण है। तो दोस्तों एक अच्छी यहाँ पे
लर्निंग देने के बाद में वो लर्नर है वो कितना सीख पाया है, इसका यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए अपन किसका करते हैं, तो यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट का है, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा अपन उसका यहाँ पे मेजर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा अपन अधिगम स्तर को क्या करते हैं, मापने के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए दोस्तों। 22 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया से संबंध यहाँ पे आधारित है वह कौन सा रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक्टिव रेस्पॉन्स कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो किसके स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, रिलेशनशिप किससे रिलेटेड रहेगी। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वो बताना है अपने को यहाँ पे। प्रभाव का नियम है, समीपता का नियम, अभ्यास का नियम, आदतों के निर्माण का नियम। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 22 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अभ्यास के नियम ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे अभ्यास के नियम है उससे रिलेटेड है वो अनुबंधन उद्दीपक अनुक्रिया संबंधित यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, व्यवहार का करना कौन सा यहाँ पे पक्ष है, वो अपने यहाँ पे बताना। व्यवहार करते हैं वो कौन सा पक्ष रहता है। सीखने का भावात्मक पक्ष क्षेत्र है, सीखने का क्रियात्मक क्षेत्र है, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है, या सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र है। व्यवहार का करना कौन सा पक्ष रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर रहेगा। सीखने का जो ज्ञानात्मक क्षेत्र कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह क्या है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट, किसके बिना लर्निंग है, सीखना है वो संभव नहीं है। मोटिवेशन, टीचर, टेक्स्ट बुक या गाइडेंस। तो दोस्तों, एक अच्छी लर्निंग के लिए है, एक अच्छे सीखने के लिए है, वो सबसे ज्यादा जो चालक के रूप में कार्य करता है, ड्राइव के रूप में कार्य करता है, वो यहाँ पे क्या रहेगी, मोटिवेशन यहाँ पे रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो मोटिवेशन है दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा लर्निंग को है इफेक्टिव यहाँ पे करता है। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों आप। तो अधिगम के लिए है वो मोटिवेशन सबसे आवश्यक है, इसके अभाव में है वो अधिगम प्रभावी रूप से नहीं हो सकता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो दोस्तों, यहाँ पे कि 5 छल्लों का ओलंपिक चिन्ह बनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो ओलंपिक की 5 रिंग की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, वो 5 रिंग ओलंपिक के सिंबल्स के अंदर है आएगी। ये कौन सजेस्ट कर किया था, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था। ओलंपिक जो झंडा है इसके अंदर है वो 5 रिंग आपने देखी होगी दोस्तों। यहाँ पे इन 5 रिंग की बात कर रहे हैं अपन, ये किसके द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया था। एंड्रे डिडॉन, मरियन जोन्स, पीरियड कुबर्टीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बताना है। तो ओलंपिक के अंदर जो 5 छल्ले होते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सजेस्ट किया गया था पीरियड कुबर्टीन के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देख सकते हैं, 5 छल्ले वाले जो ओलंपिक का प्रतीक है सुझाव है वो यहाँ पे पीरियड कुबर्टीन के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट जो एशियन गेम है उनका यहाँ पे मेस्कट की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पोपो, दुरिया, अप्पू या जंतर मंतर। सबसे पहले अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए कि फर्स्ट एशियन गेम्स है वो कब स्टार्ट हुए थे। 1951 के अंदर है वो भारत के जो दिल्ली शहर है, दिल्ली के अंदर इनका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एशियन गेम्स थे उनका यहाँ पे जो मेस्कट था, क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर, जंतर मंतर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं था, लेकिन जो जंतर मंतर है उनको यहाँ पे अपनाया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1951 के जो प्रथम एशियाई खेल जो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे, उनका कोई प्रसिद्ध अधिकारी जंतर अधिकारी है वो यहाँ पे कौन था, तो जंतर मंतर है। जबकि जो अप्पू है वो एशियाई खेलों का क्या था, शुभंकर था। अप्पू का 98 1982 1982 के जो एशियाई खेल हुए थे उनका शुभंकर क्या था, तो वो अप्पू था। ध्यान रखना है दोस्तों, अप्पू वो 1982 का था। और यहाँ पे जंतर मंतर है वो 1951 का फर्स्ट एशियन गेम्स के यहाँ पे मैस्कट रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों पे कि किसने कहा मनोविज्ञान
मानव प्रकृति का अध्ययन है। किसके द्वारा ये बताया गया है कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, वो मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये अपने के द्वारा किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर है, वो किसके द्वारा बताया गया है, विलियम जेम्स वुडवर्थ, जे ई बेरिंग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 रहेगा, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर वुडवर्थ के द्वारा है। ये बताया गया है कि जो मनोविज्ञान है वो मानव की प्रकृति का अध्ययन यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये कथन है मुख्य रूप से वुडवर्थ से संबंधित यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा कि खेल क्रियाओं में थकान का कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पे द केस ऑफ फटीग है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जो फटीग आ जाती है दोस्तों यहाँ पे, वो क्यों आती है दोस्तों, वो बताना है। मानसिक तनाव के कारण, मेंटल स्ट्रेस, या फिर शारीरिक क्रियाओं में कमी के कारण, यानी लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, अव्यवस्थित खेल मैदान यानी डिसऑर्गेनाइज यहाँ पे स्पोर्ट्स फील्ड है, या फिर लैक्टिक एसिड का जमाव, किसके कारण यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे कि लैक्टिक एसिड का जमाव है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा हो जाता है, जो अपने यहाँ पे रक्त वाहिका होती है दोस्तों यहाँ पे, इनके अंदर है वो O2 की ज्यादा यहाँ पे कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसमें जो ब्लड है वो यहाँ पे बिल्कुल गाढ़ा होने लग जाता है, थिकनेस उसकी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, और उसके कारण है वो यहाँ पे O2 सप्लाई यहाँ पे रुक जाती है, जिस कारण लैक्टिक एसिड यहाँ पे जम जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो तीव्र जो शारीरिक गतिविधियों में जो थकान का प्रमुख कारण है वो यहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों पे कि बाल्यावस्था में व्यक्ति का जो व्यवहार है वो मुख्य रूप से प्रभावित होता है, किसके द्वारा प्रभावित होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चाइल्डहुड है उस समय है वो बिहेवियर मेनली किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी, स्कूल, फ्रेंड एंड फैमिली। बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसमें जो व्यक्ति का व्यवहार है मुख्य रूप से प्रभावित किससे रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यहाँ पे फैमिली है, परिवार से सबसे ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे प्रभावित यहाँ पे रहता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो बाल्यावस्था है उसमें जो व्यक्ति का व्यवहार है वो मुख्य रूप से है वो परिवार से यानी फैमिली से सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रभावित रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, अगर 23 दल यानी 23 टीम है तो एक नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाइज यहाँ पे दी जाएगी, वो अपने यहाँ पे बताना है। टीमों की संख्या बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो कितनी है 23 है, और प्रतियोगिता वो नॉकआउट की बात कर रहे हैं अपन। इस नॉकआउट के अंदर उसमें है वो कितनी बाइज दी जाएगी। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 के अंदर अपन बाई कर देखते हैं दोस्तों पे। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 यहाँ पे टीम है 23, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी रहेगी 32। तो 32 के अंदर से अपन क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 23 को यहाँ पे लेस करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे 9 बाई यहाँ पे दी जाएगी, ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे फैक्ट भी आप देख सकते हैं। तो अपन बाई देने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 23 टीमों वाली नॉकआउट प्रतियोगिता है, उसमें अगली पावर ऑफ 2 की बात करें तो यहाँ पे 32 रहेगी। 32 बना जो दो के जोड़े बनाने के लिए यहाँ पे 9 बाई यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि प्रतियोगिता में खेलने की योजना के प्रारंभिक रूपरेखा को क्या कहते हैं। अगर अपन टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे हैं दोस्तों, कंपटीशन के अंदर खेल रहे हैं, तो जो प्रारंभिक रूपरेखा बनाते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। टेक्निक, टैक्टिस, स्ट्रेटेजी, स्किल। तो दोस्तों ग्राउंड के अंदर खेलने से पूर्व है वो अपन क्या करते हैं, खिलाड़ियों की क्या बनाते हैं, इकट्ठे होकर अपनी प्लानिंग बनाते हैं, और वो प्लानिंग बनाने के लिए अपन गेम्स को किस प्रकार अपने को खेलना है, जीतना है, वो सारी रणनीति होती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर, स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। यानी ये एक प्रकार की क्या होती है, रणनीति यहाँ पे अपनाई जाती है, ब्लू प्रिंट यहाँ पे रहता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट है कि प्रतियोगिता की समग्र योजना को स्ट्रेटेजी यानी रणनीति कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32। हाइड्रोथेरेपी को यह भी कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो बताना है। हाइड्रोथेरेपी अपन किस नाम से जान सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आइस थेरेपी, वाटर थेरेपी, वैक्स बाथ थेरेपी, या फिर हीट थेरेपी। दोस्तों हाइड्रोथेरेपी है वो दो प्रकार की होती है, एक यहाँ पे कोल्ड थेरेपी के नाम से जानते हैं जिसे अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं, एक यहाँ पे थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी वो जल की चिकित्सा है, तो इसे अपन यहाँ पे वाटर थेरेपी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। और ये दो प्रकार की होती है, एक ठंडे पानी से संबंधित और एक गर्म पानी से, यानी थर्मोथेरेपी और क्रायोथेरेपी है, दोनों हाइड्रोथेरेपी से रिलेटेड यहाँ पे मसाज तकनीक होती है। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो हाइड्रोथेरेपी है उसे अपन वाटर थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, स्कोलियोसिस एक शारीरिक कुरूपता है जो संबंधित है किससे रिलेटेड है? ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो स्कोलियोसिस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, तो स्कोलियोसिस है वो फिजिकल डिफॉर्मिटी जो वो किससे रिलेटेड रहेगी? कंटिन्यूटी से है, लेग से है, स्पाइन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो स्कोलियोसिस है वो ध्यान रखना दोस्तों, अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे रिलेटेड है। जो स्पाइन होती है तो या तो वो दाईं साइड झुक जाएगी या फिर बाईं साइड झुक जाएगी या फिर दाईं और बाईं दोनों साइड झुक जाएगी। तो ऐसा है वो तीन प्रकार से, सी शेप, एस शेप और जेड शेप है, वो टोटल है स्पाइनल यहाँ पे रहने वाली है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित यहाँ पे विकृति होती है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। तो स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी स्पाइन की क्या है, साइडवेज वक्रता है, यानी कवेर्चर है, जो शरीर की विकृति यहाँ पे मानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जो त्वचा है, त्वचा के ठीक नीचे पाई जाने वाली वसा को अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। त्वचा के ठीक नीचे जो फैट होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? एसेंशियल फैट यानी आवश्यक वसा है, कुटेनियस वसा, साथ ही में सब कुटेनियस वसा, या फिर उसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अपनी जो स्किन होती है, स्किन की तीन परतें होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो इनके नीचे जो यहाँ पे फैट होती है, इस फैट को अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सब कुटिनेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे सब कुटिनेस से फैट होती है, वो यहाँ पे त्वचा के नीचे पाई जाने वाली वसा होती है। फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे त्वचा के ठीक नीचे पाई जाने वाली जो वसा होती है अपन सब कुटिनेस फैट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35, भारी भार प्रशिक्षण को बढ़ाने के वाली पेशी पिंड को क्या कहते हैं? यानी भारी भार पर खींचने के कारण, यानी हेवी वेट ट्रेनिंग के कारण है दोस्तों, यहाँ पे जो मसल्स यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है दोस्तों। मान लो ये अपनी बाइसेप थी, लेकिन अपन ने मांसपेशी क्या किया, एक्सरसाइज किया और बाइसेप वो इतनी मोटी हो गई है, तो ये जो इफेक्ट आया है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? ओस्टियोपोरोसिस, मस्कुलर हाइपरट्रोफी या मस्कुलर एट्रोफी, हेमाटोमा? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा मस्कुलर हाइपरट्रोफी की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्सरसाइज जो मसल्स के अंदर इंक्रीज हो जाती है उसे अपन हाइपरट्रोफी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, तो भारी जो बाहर प्रशिक्षण है उसके कारण जो मांसपेशियों के आकार में जो वृद्धि हो जाती है उसे अपन मस्कुलर हाइपरट्रोफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36। 36 देखे दोस्तों यहाँ पे कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी पेशी कौन सी है? शरीर के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स की बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे शरीर के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स है, अगर देखा जाए तो शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है वो स्टेपीडियस होती है दोस्तों। यहाँ पे स्टेपीडियस होती है और ये कहाँ पाई जाती है? तो कान के अंदर पाई जाती है। लेकिन सबसे लंबी की बात कर रहे हैं अपन, तो ये थाई के अंदर पाई जाती है दोस्तों, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे सार्टोरियस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर सार्टोरियस। इसे अपन यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे टेलर मसल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट तो देखे दोस्तों यहाँ पे, तो सार्टोरियस है वो मानव शरीर की सबसे लंबी पास पेशी होती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यहाँ पे टेलर मसल्स के नाम से जानते हैं, और ये पूरी जांग की है वो चारों तरफ यहाँ पे लिपटी हुई लंबी रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जांग के पीछे की पेशियों को क्या कहा जाता है? द मसल एट द बैक ऑफ द थाई आर कॉल्ड है, अपने को यहाँ पे बताना है। यानी जो जांग होती है दोस्तों अपनी, ये थाई वाला, ये नी है, पटेला है, और ये यहाँ पे लोअर लेग है, और ये अपना यहाँ पे पंजे वाला भाग है। इसके अंदर जो जांग के अंदर जो पीछे की साइड की मांसपेशी है वो किस नाम से जानी जाएगी? आगे की है वो किस नाम से? तो आगे होती है दोस्तों, उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे? तो वो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो पीछे होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हेमस्ट्रिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। हेमस्ट्रिंग होती है वो तीन मांसपेशियों का समूह होती है, और जो क्वाड्रिसेप्स है वो यहाँ पे चार मांसपेशियों का समूह यहाँ पे रहती है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, तो जांग के पीछे की जो पेशियां होती है इसे अपन हेमस्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38।
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो यहाँ पे किसको दिया जाता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना कभी हुई थी? तो यहाँ पे 1985 के अंदर हुई थी। और ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी में, एक लाइफ टाइम के अंदर यहाँ पे दिया जाता है। रेगुलर कैटेगरी के अंदर है वो इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और यहाँ पे लाइफ टाइम में है वो 15 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, बल्कि किसको दिया जाता है? तो यहाँ पे कोच के, यहाँ पे विशेष जो कोच होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विशिष्ट के खेल प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको यहाँ पे कोचेज को दिया जाने वाला अवार्ड यहाँ पे रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो विशिष्ट खेल प्रशिक्षक, आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स कोच होते हैं उनको प्रदान यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा दोस्तों कि महिलाओं ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों ये भारत के संदर्भ में नहीं बात कर रहे हैं अपन, ओवरऑल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि महिलाओं ने है वो पहली बार कौन से ओलंपिक में भाग लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक की स्टार्ट है वो यहाँ पे 1896 के अंदर यहाँ पे हो गए थे। 1896 में ओलंपिक पहला हुआ था, लेकिन दूसरा ओलंपिक जो सन 1900 का पेरिस ओलंपिक था, उसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर महिलाओं के द्वारा है वो यहाँ पे क्या कर लिया गया था, पहली बार है वो यहाँ पे ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे कर लिया गया था। तो यहाँ पे जो 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें है वो महिलाओं ने है वो पहली बार यहाँ पे भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जॉन डीवी ने किस दर्शन का यहाँ पे प्रतिपादन किया था। जॉन डीवी की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे प्रकृतिवाद यहाँ पे रूसो है, यथार्थवाद अरस्तु है, आदर्शवाद प्लेटो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म और प्रेगमेटिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो प्रेगमेटिज्म की बात करें, व्यवहारिकता है, वास्तविकता है, वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जॉन डीवी के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जॉन डीवी है वो प्रेगमेटिज्म के यहाँ पे दर्शन की क्या रहेगी, प्रतिपादक यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कंकाल पेशी में सबसे भारी जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक की जो सतह होती है वो कौन सी होती है, वो अपने को पता था। जो स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, स्केलेटल जो मसल्स होती है उसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर की परत होती है, सतह होती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे? पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम। दोस्तों जितनी भी मांसपेशी होती है जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, उनकी जो लेयर होती है वो तीन प्रकार की होती है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। तो यहाँ पे जो बाहरी सतह पूछी गई है, आउटर जो मोस्ट पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एपीमाइसियम है वो सबसे बाहरी परत रहेगी, फिर जो मध्य की परत है वो पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर की है वो एंडोमाइसियम यहाँ पे रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंकालीय जो पेशी होती है उसकी जो सबसे बाहरी संयोजी ऊतक की परत होती है वो अपन एपीमाइसियम के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जो बॉल एंड सॉकेट संधि का प्रकार होता है, बॉल एंड सॉकेट संधि है वो किस प्रकार की रहेगी, वो अपने यहाँ पे बताना है। फिक्स जॉइंट है, यूनिवर्सल जॉइंट है, बाई एक्सियल जॉइंट है, या मल्टी एक्सियल जॉइंट है। तो दोस्तों फिक्स जॉइंट का मतलब स्थिर होता है, यूनिवर्स यूनिएक्सल का मतलब एक दिशा में कार्य करती है, बाई एक्सल का मतलब द्विअक्षीय है, और मल्टी एक्सल का मतलब यहाँ पे सभी दिशाओं में 360 यहाँ पे रोटेट होती है। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 की बात करें तो यहाँ पे मल्टी एक्सियल जॉइंट है, जो सभी दिशाओं में यानी 360 डिग्री है वो उसके अंदर यहाँ पे मूवमेंट करती है, जो अपने कंधे के अंदर और कुल्ले हिप वाली जोड़ के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों आप। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मल्टी एक्सल जॉइंट है, यानी बहुअक्षीय जॉइंट होता है जो सभी दिशाओं में क्या कर सकता है, मूवमेंट यानी गति कर सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखे दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन एक द्विसंधि पेशी है। द्विसंधि की पेशी की बात करें अपन दोस्तों, यहाँ पे द्विसंधि पेशी है यानी बाई आर्टिकुलर मसल है वो कौन सी रहेगी, वो अपने यहाँ पे बताना है। बाइसेप्स है, डेल्टोइड है, इलियोसिप्स है, या सार्टोरिस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विसंधि पेशी की बात करें, दो संधि यहाँ पे जॉइंट, दो प्रकार के जॉइंट यहाँ पे रहेंगे इसके अंदर, वो कौन सी रहेगी? डेल्टोइड, इलियोसेप्स, सार्टोरिस या बाइसेप्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे? तो 43 के अंदर रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो बाइसेप्स यहाँ पे रहेगी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे
तो बाइसेप्स यहाँ पे रहने वाली है। एक बार थोड़ा सा इसको बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बाइसेप्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो बाइसेप्स है वो एक द्विसंधि पेशी बाई आर्टिकुलर मसल्स है जो कंधे और कोहनी को जोड़ों को जोड़ती है। यानी ये बाइसेप्स होती है जो यहाँ पे कंधे का जोड़ और साथ ही में जो कोहनी का जोड़ है दोनों को जोड़ने के लिए है वो यहाँ पे कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो निरंतरता की अधिकता वाली खेल के लिए भोजन में प्रचुरता किसकी होनी चाहिए। यानी जो कंटिन्यूटी गेम्स होते हैं, हाई कंटिन्यूटी गेम है, उनमें है वो यहाँ पे फूड के अंदर किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स या विटामिन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि जो लगातार यानी कंटिन्यू लंबे समय तक गेम किए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा अपने को किसकी आवश्यकता होगी फैट भोजन के अंदर। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा अपने को यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा का जो सोर्स रहेगा वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहने वाला है। तो निरंतर जो ऊर्जा देने वाली जो गतिविधियां होती है उसमें वो भोजन है वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रहनी चाहिए। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों कि पेशी का कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक संकुचन एक भाग है, वो कौन से भाग है। यानी मसल्स का है कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन है वो यहाँ पे किसके अंदर होता है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 फाइव में बताना है दोस्तों यहाँ पे 45 के अंदर। तो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक की बात करें तो दोनों ही यहाँ पे यानी स्थिर और गतिशील की बात करें तो किसके अंदर आएंगे दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आइसोटोनिक के अंदर आएंगे। तो आइसोटोनिक यहाँ पे संकुचन होता है उसके अंदर है वो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक संकुचन यहाँ पे रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो जो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक संकुचन है वो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यहाँ पे हिस्सा होते हैं। यानी ये जो किसके पार्ट है, दोनों ही पार्ट है वो किसके रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये यहाँ पे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है इसके यहाँ पे पार्ट रहते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 46। 46 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो परक्यूशन मसाज है उसका दूसरा नाम क्या है। यानी अनदर नेम ऑफ परक्यूशन मसाज है वो अपने को यहाँ पे बताना है। किसका रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेट्रिसाज, नीडिंग, प्रेशर या टेपोटमेंट। परक्यूशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है जो परक्यूशन मसाज है उसका ही दूसरा नाम यहाँ पे टेपोटमेंट रहने वाला है। तो मसाज क्या होती है दोस्तों यहाँ पे तो हस्त कौशल ध्यान रखना है। हस्त कौशल यहाँ पे क्या होती है, एक विधि या टेक्निक यहाँ पे होती है। तो फैक्ट यहाँ पे वही रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो परक्यूशन मसाज है उसका दूसरा नाम है वो यहाँ पे टेपोटमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों कि लॉन्ग जंप में बराबरी होने पर प्रथम स्थान है वो कैसे निश्चित करते हैं वो अपने क्या पे बताना है। सॉरी दोस्तों। तो लॉन्ग जंप की बात करें और उसमें जो स्कोर है वो बराबर हो जाए तो प्रथम स्थान है फर्स्ट पोजीशन अपन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वाले से वो कैसे निकालेंगे वो अपने घर पे बताना है। एक अतिरिक्त चांस देकर निकालेंगे या फिर द्वितीय सबसे अच्छा परिणाम देकर निकालेंगे। दोनों को प्रथम स्थान दिए देंगे या किए गए फाउल की संख्या देकर। तो जो प्रथम स्थान है वो सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं। वो ध्यान रखना है कि जो सेकंड जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो अपन देखते हैं। उसके आधार पर है वो अपन क्या करते हैं उसको यहाँ पे फर्स्ट प्लेस देखते हैं। अगर वो भी यहाँ पे बराबर हो जाता है तो फिर अपन देखते हैं वो यहाँ पे सबसे बेस्ट अटेम्प्ट है वो कौन सा रहेगा। उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे टाई ब्रेक यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो लंबी कूद है उसमें अगर बराबर हो जाती है तो प्रथम स्थान दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास को देखकर अपन यहाँ पे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 48। 48 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये कथन है वो किसका है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो ये स्टेटमेंट किसका रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रशिक्षण क्या है, अनुभव के द्वारा है जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अपन सीखना या लर्निंग के नाम से जानते हैं। वुडवर्थ, स्किनर, गेट्स या थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। गेट्स के द्वारा ध्यान रखना है गेट्स है वो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देने वाला यहाँ पे रहेगा कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है उसे अपन लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये परिभाषा मुख्य रूप से गेट्स के द्वारा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट 49 देगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा कि अधिगम आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। ये कथन किसका है कि अधिगम क्या है कि आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना रहेगा। यानी लर्निंग क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे लर्निंग है वो आदत है, ज्ञान है एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, ये अधिगम होता है। ये किसके द्वारा यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है।
स्किनर, क्रोनिक्रो, गुजरी या फिर मर्फी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे क्रोनिक्रो के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना है, ये यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित यहाँ पे नहीं करता है। नहीं पूछा गया दोस्तों, वो अपने यहाँ पे बताना है कौन सा कारक है जो अधिगम यानी लर्निंग को इफेक्टिव नहीं करता है। तो अधिगम करता है यानी लर्नर है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्स है, या फिर उद्देश्यहीनता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, अधिगम करता है, अधिगम अनुभव है और मानव की भौतिक संसाधन है वो सभी इफेक्टिव करेंगे, लेकिन जो उद्देश्यहीनता है एम्बलेस है वो यहाँ पे इसको प्रभावित नहीं करेगा। अगर उद्देश्य ही नहीं है तो वो क्या अधिगम को यहाँ पे प्रभावित करेगा, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो देख सकते हो दोस्तों, जो अधिगम करता, अधिगम का अनुभव, अधिगम जो संसाधन है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जबकि उद्देश्यहीनता है वो यहाँ पे अधिगम को बाधित नहीं करता है, यहाँ पे बाधित नहीं करता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने शामिल किए थे। कितना स्कोर आप कर पाए वो जरूर बताना मेरे को, और क्लास कैसी लगी वो भी जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक करें, और लास्ट में है वो आप स्लाइड करके यहाँ पे हाइप भी अपने को यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।